नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और लोहाना एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिक्स होगा उसके बारे में, और मॉलिक्यूल्स को समझेंगे कि होते क्या हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ और ये एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जो बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल लेंगे उनके लिए सबसे बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ही क्या है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? कुछ ही 4-5 लॉज होते हैं, इन पर ही सारी केमिकल सिस्टम डिपेंड करता है। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, एटम कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना भाई, क्या क्या चीज़ें रिएक्शन के दौरान होती हैं, किस टाइप से रिएक्शन होती है, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। ये जो हैं, ये हमारे थोड़े से अब की बार सिलेबस में नहीं है दोस्तों। ठीक है, मोस्टली ये दो ही हैं, और इसमें से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका +1 का पार्ट है केमिस्ट्री का। चलो देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है इसमें। हम प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रूफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटम के बारे में पढ़ना है कि एटॉमिक मास, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को पढ़ना है हमने। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, फॉर्मूला, यूनिट मास पढ़ना, और एटमोसिटी पढ़नी है। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू दोस्तों। तो सबसे पहले और थोड़ा सा ये भी है, आयंस, सिंपल आयन, कंपाउंड आयन, मोल कॉन्सेप्ट को भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन two or more substance giving rise to product is governed by certain law. This law is called the law of chemical combination. तो जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के बीच में जो भी आपस में रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जिस टाइप से होंगी, जिस नियमों से होंगी, उसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई, मास को हम ना खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको पैदा कर सकते हैं, बस उसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे कि आप बेसिक समझिए कि आपको बनाना है, लाइक नींबू पानी बनाना है, ठीक है, लेमन वाटर। लेमन वाटर बनाना है तो उसके लिए आप एक वाटर लेंगे, लेमन लेंगे, ठीक है ना, और साल्ट लेंगे, और क्या लेंगे साथ में? शुगर लेंगे। ठीक है, तो इनसे आपको लेमन पानी बनाना है मिला के। तो जिन इन चीज़ों से आप जिन मिला रहे हैं, जो चीज़ों को मिला रहे हैं, जिनसे वो लेमन पानी बनेगा, वे सारे क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। ठीक है, अब इनसे मिलके जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, कोई भी रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल A+B, इन दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, तो जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे, ठीक है, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। और इनसे मिलकर जो प्रोडक्ट बनेगा, लाइक A+B को मिलाकर कोई प्रोडक्ट बना AB, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ ए प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ बी प्रोडक्ट, तो कितना आएगा? मास ऑफ ए बी। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ये नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है दोस्तों, दे ही रखा पहले। जैसे हमने बनाना है वाटर, वाटर के कितने मोलिक्यूल? दो मोलिक्यूल बनाने हैं, तो 2H2O ले लिया, यानी दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल ले लिए। अब एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो दो का कितना होगा? दो। ठीक है, मोलिक्यूल्स भी कितने लिए हैं? दो, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब इधर देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, यहाँ पे कितनी है? दो, तो 16 2 जा 32। तो टोटल कितना हो गया इधर रिएक्टेंट में? 32 और 4 36। ठीक है, तो अब इनसे मिलकर प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए, तो देखिए जैसे कि H2O, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो दो का दो,
एक सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 18, और 18 और ये पूरा मोलिक्यूल कितने हैं, दो हैं, तो दो के साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 18 इंटू टू कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे इस चीज को भी। आगे आता है हमारा सोडियम कार्बोनेट इथेनॉल, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे एक बार के लिए दोस्तों, मास आप फिलहाल समझ गए होंगे। इधर देखिए ये आपके शायद उसमें भी है, क्वेश्चंस में भी है कि हमने 5.3 ग्राम ये ले लिया है और 6 पॉइंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लिया 5.3। ठीक है, इथेनोइक एसिड ले लिया है 6 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 5 और 6 11, और 0.3 एक्स्ट्रा है तो 11.3 हो गया। अब इनसे रिएक्शन करके क्या बना, सोडियम इथेनॉट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हाइड्रो ओ सॉरी वाटर बना। तो देखिए जो सोडियम इथेनॉट बना है वो कितना बना है 8.2, CO2 कितना बना है 2.2, और वाटर कितना बना है 0.9। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट को, तो उसका मास भी कितना आएगा 11.2, यानी कि किसके इक्वल, हमारे रिएक्टेंट के इक्वल ही प्रोडक्ट का मास आता है। ठीक है, तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आगे आता लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या क्या है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass irrespective of fact from where the sample has been taken or from which producer is it be produced। तो देखिए इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए ये मास के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जो भी केमिकल कंपाउंड हैं आपस में जो भी हैं, उनको अगर कोई चीज़ हमें बनानी है तो उनको फिक्स प्रोपोर्शन में ही लेना पड़ता है। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात है, मुझे बनाना है COC, सॉरी एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ देखिए हमें बनाना है वाटर। ठीक है, वाटर के लिए मुझे पता है वाटर का फार्मूला क्या है H2O है, तो मुझे एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो तो क्या ही लेनी पड़ेगी हाइड्रोजन, और एक क्या लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन, तभी क्या बनेगा H2O। CO2 बनाना है तब भी दोस्तों यही C+O2 क्या बनेगा CO2। अगर मुझे CO2 बनानी है तो मुझे एक तो कार्बन, एक एटम कार्बन का लेना पड़ेगा और दो एटम O2 ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, समझे दोस्तों बात को। तो आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में क्या है भाई 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एक मास है, 16 ग्राम एक मास है ऑक्सीजन का, और दो मास कितने हैं हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने हो गए था, तो इनका फिक्स प्रोपोर्शन कितना हुआ मास ऑफ हाइड्रोजन बाय में मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है दो, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 18, सॉरी 16, तो कट के क्या गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो इसका रेशियो कितना आया 1:8 में हम इसको लेंगे। ऐसे ही जैसे मुझे क्या करना होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और मुझे 36 ग्राम क्या बनाना है, ये बनाना है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा और 4 ग्राम क्या लूंगा मैं हाइड्रोजन लूंगा। ठीक है, ऐसे करके हमें फिक्स प्रोपोर्शन में ही इनको लेना पड़ता है। आगे देखिए, आगे है हमारा कि क्या है कि इधर देखिए सॉल्यूशन, जैसे कि इसने 1/8 ले लिया, तो गिवन मास ऑफ किसका है ये इक्वेशन H2O की। ठीक है, अब बोल रहा है 3 ग्राम क्या ले ली है हाइड्रोजन ले ली है, तो 1 3 बाय, यहाँ पे अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ, बोल रहा है कि अगर मैं 3 ग्राम क्या ले लूँ हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, तो 3 ग्राम कितना मेरी ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी वाटर बनाने के लिए, समझ गए ना बात को। तो मेरा यही फार्मूला मास इंटू हाइड्रो मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका फिक्स प्रोपोर्शन कितना होता है 1/8। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 3, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा 3, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये तो मास ऑक्सीजन 1 जा मास ऑफ ऑक्सीजन 8 3 जा 24, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा
24 आएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है इट विल बी सैंपल ऑफ 27 ग्राम ऑफ H2O where 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए दोस्तों बात को, कि ये क्या बोल रहा है कि अगर 3 ग्राम हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, और तो वो ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, 24। तो टोटल मास कितना आएगा, 24। तो ये हो गया 3 ग्राम हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया, 27 ग्राम ऑफ कितना बनेगा हमारा, वाटर बनेगा। उसके बाद आती है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अभी शुरुआत होती है दोस्तों एटम की। एटम बेचारा, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें कहेंगे, तो कई कंफ्यूज हो रहते हैं बच्चे कि भाई कौन सी बात सही है कौन सी झूठ है। तो बेटा सभी बातें इन्होंने ठीक बताई हैं। क्या हुआ कि जो उस समय इनके पास रिक्वायरमेंट थी, जो उस समय की साइंस थी, जिस जिस साइंटिस्ट के समय, उन्होंने उस समय के हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जैसे आगे जाके साइंस क्या होती रही, डेवलप होती रही, नई नई चीज़ों की खोज होती रही, तो उसी तरह नए नए साइंटिस्ट आते रहे, तो उनके बेस पे उन्होंने अपनी जानकारी एटम के बारे में बढ़ाई और हमें बताया। ठीक है ना। तो देखिए, बेस अपॉन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, लॉ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो हर एक मैटर, अब ये मैटर क्या होता है दोस्तों, मैटर होता है, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन हमें अभी फिलहाल के लिए 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और आपको पता ही है गैस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मोस्टली किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है दोस्तों। ठीक है, एटम से मिलकर बनी है। तो क्या आएगा, तो ये जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा इनका, उसको क्या कहलाएंगे, एटम कहलाता है। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैंट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एटम एक ऐसा इंडिविजिबल पार्ट, इंडिविजिबल मतलब वो टूट नहीं सकता। ठीक है, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं, इट कैन कांट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, उसको ना तो पैदा किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। आगे आता है, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी देखिए अलग अलग प्रकार का एलिमेंट होते हैं, तो उनका अलग अलग क्या होता है, मास। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई स्पेस जो भी, अब हर एक एटम का अपना क्या होता है, एक मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अगला पॉइंट में बोलता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोल रहा है अलग अलग प्रकार के एटमों का अलग अलग मास होता है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, आगे बोलता है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर। तो एटम जो है वो कंबाइन होते हैं स्मॉल रेशियो में, उसमें जैसे कि पॉइंट्स में नहीं होते। जैसे मैं बोल दूं 0.2 एम एटम ले लिए मैंने, या 1 नहीं, वो किस में होंगे, वोल नंबर में। जैसे कि 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी मैं लिखता हूँ क्या, जैसे हम वाटर ही बनाते हैं, तो वाटर बनाने के लिए हम क्या ही करते हैं, वो नंबर में लिया है। ठीक है ना, ऑक्सीजन 1 में ली है, हाइड्रोजन 2 लिए हैं। क्यों मैंने ये बोला कि 0.3 लूंगा भाई हाइड्रोजन में, तो या ऑक्सीजन 0.1 पर लूंगा, नहीं, सिंपल वोल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिया जाता है। ठीक है, दूसरा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, जो भी हम कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा, जैसे रिएक्टेंट में जितने एटम हैं उतने ही किस में रहेंगे, प्रोडक्ट में रहेंगे। यानी उनके एटम्स कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, अगर हमने इधर इतने लिए हैं उधर भी उतने लेने पड़ेंगे, अगर हमें कोई बैलेंस इक्वेशन बनानी है। अब बात करते हैं हम एटम की। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which take part in chemical reaction such that during chemical reaction the atom maintain its identity throughout the chemical or physical change। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेता है, पार्ट लेता है। ठीक है, फिर एटम आर वेरी स्मॉल एंड हैंस कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी एवरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो एटम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं
ये पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी मतलब बहुत मुश्किल से ही देखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ हमें चीज़ें दी हुई हैं, कोई ना, इनका इतना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए भाई, तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये देखिए ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये जो चक्कर से हैं दोस्तों, ये होते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोला जाता है इनको? ऑर्बिट। ऑर्बिट, इनका दूसरा नाम होता है एनर्जी सेल। ठीक है, एनर्जी सेल भी बोला जाता है इनको, दूसरा इनको सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये चार होते हैं, KLMN। हम ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है इसी के अंदर घूमते रहते हैं, किसके अंदर? सेल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर पर। ठीक है, ठीक, आइए आगे करते हैं दोस्तों। तो आगे है हमारा, क्या है, कुछ IUPAC नेम, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को AL से डिनोट किया जाता है, आर्गन को AR से। ठीक है, कैल्शियम, ये कुछ नेम्स हैं, आप पढ़ लेना इनको दोस्तों। आगे आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं समझा देता हूँ दोस्तों, क्या होती है। इधर देखिए इस पिक्चर में, क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस मतलब जैसे एक सर्कल होता है, उसका सेंटर होता है ना, तो ऐसे साइंस में एटम्स वगैरह होते हैं, तो एटम्स के सेंटर्स को न्यूक्लियस बोला जाता है। आगे देखिए, इन 1961 IUPAC हैव एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो एक्सप्रेस करने के लिए किसको? एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास। क्या मास की जो क्वांटिटी है वो क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन। 12 होते हैं ना, देखो कार्बन 12, एक कार्बन 14 होता है, इसका आइसोटोप होता है, तो हमें कौन सी लेनी है? कार्बन 12। तो कार्बन 12 के मास के 1/12 जो मास यूनिट आती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसे वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा? 1/12 ऑफ किसका? कार्बन 12। ठीक है, कार्बन के मास के का 1/12। तो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, आगे आगे हम आता है हमारे, ये एलिमेंट्स के मास है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन के 12 होते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐसे मैग्नीशियम का 24, सोडियम का 23। ठीक है, कई बच्चे क्लोरीन में कंफ्यूज होते हैं, क्लोरीन का दोस्तों 35.5 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। भाई एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? तो एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो एटम, कुछ ऐसे एलिमेंट के कुछ एटम हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको फ्री स्टेट में हम रख नहीं सकते। ठीक है, ओनली द एटम ऑफ नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, ये सभी आर केमिकल अनरिएक्टिव, क्योंकि इनका दोस्तों ऑर्बिट्स क्या होते हैं? फुल भरे हुए होते हैं। ये बात हम, ये क्या चीज़ें होती हैं, इस वैलेंसी वगैरह इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल लेस रिएक्टिव होते हैं, इनका कोई भी ऑर्बिट में खाली नहीं होती जगह, तो उसको क्या बोलते हैं? ये अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंगल स्टेट में ही, फ्री स्टेट में ही होते हैं। एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन। क्या बोल रहा है कि एटम जब आपस में रिएक्शन में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल या आयंस बनाते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो देखिए, जो भी आयंस होते हैं वो तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। अभी आयंस क्या होते हैं मैं नेक्स्ट चैप्टर पे बता दूंगा, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। और मॉलिक्यूल
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए मॉलिक्यूल्स के बारे में ये क्या बोल रहा है। मॉलिक्यूल्स के बारे में ये बोल रहा है दोस्तों, ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ दो या दो से ज्यादा एटम के ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है, और ये आपस में कंबाइंड होते हैं। A molecule is the smallest particle of matter which is capable of independently existence and show all property of the substance। तो मोलिक्यूल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के, जो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी जिसके भी जिस भी कंपाउंड या सब्सटेंस के ये मॉलिक्यूल होते हैं वे उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे H2O इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, वाटर की। ठीक है, तो अगर ये वाटर के हैं तो वाटर की प्रॉपर्टी शो करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होते तो कार्बन डाइऑक्साइड की करते। ठीक है, नाइट्रोजन के होते तो नाइट्रोजन की करते। आगे देखिए, ए मॉलिक्यूल मे हैव एटम ऑफ सेम एंड और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो मोलिक्यूल हैं वो सेम एटम के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी। डिपेंडिंग अपॉन दिस मोलिक्यूल कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू टू कैरेक्टर। जैसे ये दो, एक तो है होमो एटॉमिक में और दूसरा हेट्रो में। ठीक है, तो देखिए कैसे होती हैं ये चीजें। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल जिसमें सिंगल टाइप के क्या हो, एटम मोलिक्यूल हो, उनको बोलेंगे होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक में क्या बोलेंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के क्या हो, मोलिक्यूल्स हो। जैसे कि सिंगल में यहाँ पे सिर्फ अकेले ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, सल्फर के हैं, यहाँ पर किसके, वाटर के, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, यहाँ पे CO2 कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, आगे आता है एटमोसिटी। एटमोसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही उस मॉलिक्यूल की क्या होती है, एटमोसिटी होती है। ठीक है, जैसे आर्गन है, आर्गन मोनो एटॉमिक है। ठीक है, हीलियम मोनो एटॉमिक है, क्यों, नोबल गैसेस कंसिस्ट मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये रिएक्शन करते ही नहीं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के उसमें कितने खाली होते हैं, दो हैं, तो डायटोमिक। हाइड्रोजन में भी डायटोमिक। फास्फोरस में 4 है तो टेट्राएटोमिक। सल्फर में 8 है तो पॉलीएटॉमिक। अब आते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। इन दिस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, कंपाउंड्स की। ठीक है, जैसे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फॉर्मूला, द वैलेंसी ऑफ चार्ज एंड आयन मस्ट बी बैलेंस। क्या है, अब ये बनता कैसे है, प्रॉपर फॉर्मूला बनता है दोस्तों किस पर, वैलेंसी पर। अब ये वैलेंसी क्या होती है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड, आगे नहीं है तो यही समझा देता हूँ। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है कि जैसे आपको एटॉमिक नंबर याद रखने होंगे। जैसे मैं अभी ले लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब ये सेल्स में भरे जाते हैं, जैसे के सेल में आते हैं 2, एल सेल में आएंगे 8। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ठीक है, 1 सेकंड। देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, अब ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसके चारों तरफ क्या है, सेल्स हैं। जो पहली सेल होती है इसका नाम होता है के, दूसरी सेल होती है एल। के में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो के में अगर 2 आ गए तो बच गए कितने, 6 बच गए ना, टोटल 8 में से। अब आप बोलेंगे नहीं हमें यहाँ टोटल देखना है, तो 2 तो के में आगे, बच गए कितने, 8 में से 6 बच गए ना, वो किस में आएंगे, एल में, 1 2 3 4 5 6। अब कितने खाली पड़े हैं दोस्तों, आने तो 8 चाहिए थे लेकिन खाली कितने पड़े हैं, 2। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और देखिए, जैसे कि अब आपको ये नहीं देखना है कि भरे कितने हैं, अब ये भी नहीं देखना है खाली कितने हैं, आपको ये देखना है कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी बेसिक्स के लिए कुछ एक रेक्टाफिकेशन वाला छोटा सा है दोस्तों। अगर मान के चलो ये आउटर मोस्ट सेल है, अगर इसमें 4 से कम है, कितने हैं, 4 से कम, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर 4 से ज्यादा है तो वो लेगा। अब ये बोलिए, ठीक है, इसमें तो ये लॉस करेगा। अगर 4 से कम है, 4 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा,
गेन करेगा, ठीक है। तो वही उसकी वैलेंसी होगी। अभी देखिए कहाँ थे हम। हाँ, अब आएगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन द मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है, जो भी मोलिक्यूल्स के अंदर एटम है उन सभी का मास क्या कहलाता है? मोलिकुलर मास। जैसे कि ये कोई मोलिक्यूल है किसका? वाटर का, H2O। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक। दो का कितना हो जाएगा? दो। तो टू वन जा टू। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन कितनी है? एक है। ठीक है, ये देखिए, और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 वन जा 16। तो 2 और 16 कितने आ गए? 18 आ गए। समझ गए? अब आता फॉर्मूला यूनिट मास। तो इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन एंड एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। ये यहाँ देखिए, रूल ऑफ रिटन केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं। क्या? वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म कंपाउंड। तो हम पहले सिंबल लिखेंगे, जैसे ये रहा, मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है तो H लिख लिया, एक साइड S लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इनकी वैलेंसी लिख लूंगा इनके नीचे, जैसे कि सल्फर की दो है और इसकी एक है, ठीक है। तो अब फिर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई S1, ये देखिए, और H2, तो इसका क्या बन जाएगा? H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो CO, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस कर दो तो C2O4, तो क्या आ जाएगा? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। दो को कॉमन ले लेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, क्लोरीन की एक, क्रॉस कर दो तो HCl आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ट्राई करके आप देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर मैं सारे कराने बैठूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है आयंस। आयंस में क्या बोल रहा है? आयंस क्या होता है? एन आयन में बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि ये देखिए, Na पॉजिटिव, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये कैसे आता है? कुछ पर क्या आएगा? नेगेटिव होता है। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है? देखिए मैं बताता हूँ, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी समझ जाएंगे आप। नई स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे कि सोडियम है, ठीक है। सोडियम है, सोडियम के बैलेंसी होती है एक, क्लोरीन की भी होती है एक। अभी क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का नंबर 11, यानी कि इसके प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे ही क्या आएगा? क्लोरीन है, तो क्लोरीन में भी क्या आएगा? प्रोटॉन 17 आएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन भी 17 आएंगे, ठीक। अब क्या होगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देते ही एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 11 थे, कितने रह गए? 10। और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके पास 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए? 18। तो ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कम हो, ज्यादा हो गया ना, है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज 10 रह गया, ये प्रोटॉन 11 है। तो यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, यानी प्रोटॉन तो 17 ही, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले 17 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले 18 हो गए, यानी बढ़ गया ना चार्ज। तो इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। होप आपको ये समझ आया होगा। आगे है, ठीक है, जैसे कि ये कुछ सोडियम कार्बोनेट रहा, तो सोडियम, ये आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इस स्लाइड में मैंने सेपरेटली समझा दिया है। अब आता मोलिकुलर मास। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ वन, मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, जो क्या है? मोलर मास क्या होता है? सब्सटेंस ऑफ इज मास ऑफ सब्सटेंस, किसका? इज द मास ऑफ वन मोल। एक मोल का जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं मोलर मास। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? एक है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया? पर मोल 1 ग्राम हो गया, ठीक है। सोडियम का कितना हो, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो इसका पर मोल कितना हो गया? 14 ग्राम। अब ये निकालते मोल कॉन्सेप्ट देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि
एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, वही मोल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक एटम में होते हैं 6 ये रखा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। तो 1 मोल ऑफ एटम यानी एक मोल में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में मोलिक्यूल्स में भी इतने ही रहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल आ गया दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय में मोलर मास, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पार्टिकल दिए और एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम अब करके देखते हैं न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द आयरन एटम, एटम निकालने हैं हमें दोस्तों। ठीक है, तो एटम है तो अब देखिए एक मोल में कितने हैं, इसने दे रखा है, सॉरी 56 ग्राम है, कितने 56 ग्राम। ठीक है, ए 1 मोल ऑफ आयरन, आयरन में कितने दिया हुआ है एवोगैड्रो, एटम कितने होंगे, इतने होंगे। 56 ग्राम ऑफ आयरन में इतने एटम हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो 2.8 में कितने होंगे, तो जितने भी एटम हैं उसको क्या कर देंगे, उसके मास से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई जितने का निकालना है उससे कर देंगे। ठीक है जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1 मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इतना, व्हाट इज मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास निकालना है। तो एक मोल का मास इतना दे रखा है, तो मास ऑफ इतना कितना रहेगा, हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 मोलिकुलर मास आ जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, इतने कितने दिए हुए हैं 2, तो टोटल मास कितना हो गया 28। ठीक है, और कितने का निकालना है 0.5, तो 0.5 के साथ 28 के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट होता है। होप है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और ज़्यादा वैलेंसी और कुछ और ज़्यादा बेसिक चीज़ों को लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपके ये वीडियो हो हेल्पफुल लगे तो आप हमारी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।